आइए, महाजनपद काल में हम लोग पहुंच चुके हैं। तो कुल मिलाकर हम लोग इसमें क्या पढ़ा रहे थे? उत्तर वैदिक काल खत्म हो गया था ना। चलिए, कुछ चीजें हैं खास खास, एक दो लिख लीजिए बस। उत्तर वैदिक काल में ये लिख लीजिए, छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में एक स्थान पर बताया गया है, छांदोग्य उपनिषद में एक स्थान पर बताया गया है कि कुरु जनपद में, कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े। कुरु जनपद में कभी भी ओले नहीं पड़े। ओले समझ रहे हैं ना? ओले नहीं पड़े। लिख ले रहे हैं ना? और ना ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। पूछा गया था कई सवाल, इसके दिमाग में आ गया। और न ही टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल ही पड़ा। अकाल नहीं पड़ा मतलब टिड्डियों के उपद्रव के कारण अकाल। आप पहले पूरा सेंटेंस पढ़िए, आ जाएगा। नहीं, सेंटेंस पढ़िए। देखिए, अथर्ववेद में, ये तो जानते हैं शायद, सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। जो लोग ना जानते हो लिख लें। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। सभा और समिति पढ़ा चुके हैं। और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। दो पुत्रियां कहा गया है। एक कहानी मिलती है ऐत्रेय ब्राह्मण में। लिख लीजिए, ऐत्रेय ब्राह्मण में अजीगर्त ने, ऐत्रेय ब्राह्मण दे दीजिए, अजीगर्त ने अपने पुत्र सूनहसेप को, अजीगर्त ने अपने पुत्र सूनहसेप को 100 गायों यानी गौवे लेकर, 100 गौवे लेकर, भाई गाय आओ, 100 गौवे लेकर बलि के निमित्त बेच दिया था। बलि के निमित्त बेच दिया था। बलि समझ रहे हैं ना? बलि के निमित्त
बेच दिया था। तो पितृ प्रधान व्यवस्था थी, इसलिए जो है 100 गाय लेकर अपने पुत्र को ही बेच दिया था। और हमने बताया था ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। क्या मिलता है? चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। एक चीज और लिखिए, खास चीज, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में बृहदारण्यक, आज ये व्यवस्था बड़ी गड़बड़ है। हाँ, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में, बृहदारण्यक और छांदोग्य उपनिषद में ब्रह्मलोक के सभी ब्रह्मलोक में सभी समान माने गए हैं। ब्रह्मलोक में सभी समान माने गए हैं। अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। समझ रहे हैं ना? अवशेष पाने का अधिकारी है। अतः चांडाल भी यज्ञ का अवशेष पाने का अधिकारी है। एक चीज और लिखिए, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई। समझ गए? हाँ, अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। अथर्ववेद में कन्याओं के जन्म की निंदा की गई है। मैत्रायणी संहिता में, नीचे लाइन से लिखे, मैत्रायणी संहिता में स्त्री को द्यूत तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। स्त्री को द्यूत, समझ रहे हैं ना? जुआ तथा मदिरा की श्रेणी में रखा गया है। रखा गया है। बातें बहुत हैं, टाइम कम है, इसलिए हम लोग चलते हैं महाजनपद काल। तो एक जगह हमने आपको बताया था राजाओं के बारे में। पूर्व के राजा को क्या कहा जाता था? पूर्व के राजा को क्या कहा जाता था? पश्चिम के और उत्तर के, अंतिम वाले को, दक्षिण वाले को भोज, बीच वाले को और सबसे शक्तिशाली को एकराट। भूलो मत भाई। तो उसी में एक लाइन और बढ़ाओ नीचे, किसको क्या यज्ञ करने चाहिए। देखिए, गोपथ ब्राह्मण के अनुसार, गोपथ ब्राह्मण के अनुसार ब्राह्मण के अनुसार राजा को राजसूय यज्ञ,
हाँ, राजा को राजसूय यज्ञ, सम्राट को वाजपेय यज्ञ, सम्राट को वाजपेय यज्ञ, सम्राट को वाजपेय यज्ञ, वाजपेयी को क्या कोष्टक में लिख लीजिए सोम यज्ञ। सोम यज्ञ 17 दिनों के लिए चलता था हर वर्ष, बताए थे आपको इसमें वाजपेयी यज्ञ। सोम यज्ञ कोष्टक में लिख लीजिए। हाँ, स्वराट को अश्वमेध, स्वराट को कौन सा यज्ञ करना चाहिए? अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ। विराट को पुरुष मेघ, विराट को पुरुष मेघ, विराट को पुरुष मेघ यज्ञ। सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए, सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ। हाँ, सर्वराट को सर्वमेध यज्ञ करना चाहिए। तो आपसे पूछा जाएगा कि सबसे ज्यादा जो पुरोहित होते थे दान किस यज्ञ में लिया करते थे? तो राजसूय यज्ञ में। हाँ, लगभग 2,40,000 गायें लेते थे उस समय। 2 लाख से ऊपर की गायें दान में लिया करते थे राजसूय यज्ञ कराने के लिए। चारागाह बहुत था उस समय। कृषि और पशुपालन ही उनके 2 मुख्य व्यवसाय हुआ करते थे। और हमने बताया था कि सर्वप्रथम जाबालोपनिषद में चारों आश्रमों का विवरण मिलता है। इतना हो गया था। आइए महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल की बात करें अगर, तो हमने बताया कि उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया था? लोहे का आविष्कार यानी प्रचलन हो गया था। और इस लोहे में द्वितीय नगरीय क्रांति ला दी। समझ रहे हैं? लोहे की वजह से जब वो सीर हमने बताया था ना, लोहे के फाल को क्या कहा जाता था? सीर। हाँ, उसकी वजह से जो है खेती में एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। और जब खेती में परिवर्तन हुआ, उपज बढ़ा, तब जो है लोगों में आपाधापी भी मच गई। कबीलाई समाज जो है क्षेत्रीय भावना से ग्रसित हो गया। वह बंटने लगा, ये मेरा कह के ना। जैसे खेती क्या हो गई, पहले ऋग्वेद काल में क्या था? पशुपालन फर्स्टली, कृषि क्या थी? सेकेंडरी थी। और यहाँ कृषि जो है प्रथम हो गई और पशुपालन सेकेंडरी हो जाता है। तो जब कृषि प्रथम हो गई, कृषि में उपज बढ़ गई। उपज बढ़ने से जो है राजतंत्र का विकास होता है और क्षेत्रीय नगरीकरण का भी विकास होता है। सेकंड नगरीकरण, प्रथम नगरीकरण कहाँ देखते हैं? कांस्यकालीन व्यवस्था में। द्वितीय आप यहाँ देखेंगे महाजनपद काल में। ठीक, तो ये बुद्ध के जन्म या उनके पूर्व, यहाँ तक कि पाणिनि जो है अष्टाध्यायी में ये कहते हैं कि बुद्ध के जन्म से पूर्व लगभग 22 भिन्न भिन्न जनपदों यानी महाजनपदों यानी गणराज्यों का लगभग उदय हो चुका था। लेकिन यहाँ हम 16 महाजनपदों का अध्ययन करेंगे, जिसमें से जो है अंगुत्तर निकाय में जिसका वर्णन किया गया है। किसमें वर्णन किया गया है? अंगुत्तर निकाय में। हाँ जी, और ये बौद्ध ग्रंथ था ना अंगुत्तर निकाय। और भगवती सूत्र, ये इसमें भी इसका वर्णन मिलता है। भगवती सूत्र जैन और ये बौद्ध था। तो कुल मिलाकर नगरीय सेकंड नगरीय क्रांति जो है अगर देखा जाए तो बुद्ध के काल या उनके जन्म से पूर्व या बुद्ध के समय ये इन 16 महाजनपदों का उदय होता है, जिसमें 3 या 4 ऐसे महाजनपद थे जो बहुत शक्तिशाली हो गए।
और आगे चलकर फिर ये अपना विस्तार भी करने लगते हैं। चलिए लिखते रहिए, समझाते रहेंगे आपको बीच में। हाँ, बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, बुद्ध के जन्म के पूर्व लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, इसको मिटा दे रहे हैं, लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था। भारतवर्ष 16 महाजनपदों में बटा हुआ था, जिसका उल्लेख हमें बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। बौद्ध ग्रंथ के अंगुत्तर निकाय में मिलता है। अंगुत्तर निकाय में मिलता है। 16 महाजनपदों में मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। मगध सर्वाधिक शक्तिशाली था। हाँ, अस्मक ही एक ऐसा जनपद था। अस्मक ही एक ऐसा जनपद था जो दक्षिण भारत में, को पूछा गया सवाल है, जो दक्षिण भारत में इस नदी के किनारे गोदावरी, जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था। जो दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, पूछा गया सवाल है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा जनपद था जो दक्षिण में स्थित था। समझ रहे हैं? अस्मक, जिसकी राजधानी कहाँ थी? कोटन। अभी बताएंगे जी। देखिए, बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। बुद्ध के समय 10 गणतंत्र राज्य थे। जिसमें 8 वज्जी संघ के, तथा 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। तथा 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। तथा 2 मल्ल के अंतर्गत आते थे। समकालीन 10 गणतंत्र राज्यों में कपिलवस्तु के शाक्य, कपिलवस्तु के शाक्य, बुद्ध भगवान भाई, कपिलवस्तु के शाक्य इसी कुल के थे ना। हाँ, सुमसुमार गिरी के मग्ग
सुमसुमारगिरी के मक, सुमसुमारगिरी के मक, अलकप के गुल, अलकप के मल, अलकप के मल, अलकप के गुली होंगे, अलकप के गुली, पावा के मल, पावा के मल, पिप्पली वन के मोरीय, पिप्पली वन के मोरीय, मोरीय या मोरीय जो भी, वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे, वैशाली के लिच्छवी, वैशाली के लिच्छवी, लिच्छवी या लिच्छवी, ये सब क्या थे? गणराज्य थे। ये सब गणराज्य थे भाई। वैशाली के लिच्छवी, अलकप के गुली, पावा के मल, पिप्पली वन के मोरी, सुमसुमारगिरी के मग, हाँ वैशाली के लिच्छवी गणराज्य थे। गणराज्यों में की गिनती हुआ करती थी। आगे लिखिए, बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र, बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र, कोसल, मगध, वत्स और अवंती। कोसल, मगध, वत्स और अवंती। बुद्धकालीन 4 शक्तिशाली राजतंत्र कोसल, मगध, वत्स एवं अवंती थे। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को चारता शास्त्रोपजीविनः कहा गया है। गांधार एवं कंबोज के क्षत्रियों को चारता शास्त्रोपजीविनः कहा गया है। चारता शास्त्रोपजीविनः कहा गया है। देखिए, षोडश महाजनपद जो हैं उनके बारे में जानकारी कर लीजिए। कौन कौन थे, उनकी राजधानी कहाँ थी, उनका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ कहाँ तक था, बता दे रहे बता दे। षोडश महाजनपद देखिए भाई, 16 महाजनपदों में अंग था, मगध था, काशी था, कोसल था। कोसल में कौन सा साल लगाते हैं? वही था, चीदी का राज्य था भाई।
वज्जिमल चेती वत्स था, वत्स गुरु पांचाल अवंती कंबोज गुरु पांचाल अश्मक अवंती कांबा चेदी वत्स गुरु पांचाल अश्मक मत्स्य सूरसेन असमक मत्स्य सूरसेन असमक मत्स्य सूरसेन, अरे मथुरा वाला क्षेत्र भाई, सूरसेन असमक गांधार असमक अवंती गांधार अवंती गांधार कंबोज। कुरु पांचाल, कुरु मेरठ दिल्ली वाला क्षेत्र ना, जहाँ पे हस्तिनापुर और उसकी महाभारत का युद्ध चला। अंग की देखिए, राजधानी लिख लीजिए। अंग की चंपा, अंग मगध काशी कौशल, वज्जिमल चेदी हो गया, वज्जिमल चेदी, वत्स पूर्व पांचाल, मत्स्य सूरसेन असमक, अवंती गांधार कंबोज। अंग की राजधानी चंपा लिख लीजिए, राजधानी लिखने के लिए चंपा, कहाँ की राजधानी चंपा। आगे लिख लीजिए, पूरा फुल कर दिए हैं क्या, ऐसे से सीधा सीधा लिखना था, साथ में लिखवा देते, बगल में उनका क्षेत्र भी लिखवा देते। लिख लीजिए अंग के आगे चंपा। हाँ, वर्तमान क्षेत्र देखिए, भागलपुर व मुंगेर, भागलपुर व मुंगेर, इसी में लिख लीजिए ऐसे, भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र यानी बिहार, भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र को पता है। अंग राजधानी चंपा, भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र। हाँ, मगध की गिरिब्रज या राजगिरी कहाँ थी, गिरिब्रज या राजगिरी। हाँ बिल्कुल, वेरी गुड। इसका क्षेत्र जानते हैं आप, पटना, गया व शाहाबाद, पटना, गया, शाहाबाद, पटना, गया व शाहाबाद। ये शाहाबाद नहीं, हाँ बिहार वाला, गिरिब्रज या राजगिरी, पटना, गया व शाहाबाद। काशी की जानते हैं, वाराणसी, वाराणसी क्षेत्र का है, काशी वाराणसी। हाँ, वाराणसी वाला क्षेत्र था इनका, बनारस से वाराणसी आगे लिख लीजिए, बनारस। कौशल, कौशल श्रावस्ती अयोध्या वाला क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, साकेत भी। हाँ, श्रावस्ती यानी अयोध्या, हाँ श्रावस्ती, श्रावस्ती जिला भाई। हाँ, साकेत भी कहते हैं ना, श्रावस्ती अयोध्या। ये फैजाबाद गोंडा बहराइच आपका है, फैजाबाद गोंडा बहराइच, फैजाबाद गोंडा बहराइच। लिख लीजिए आगे, फैजाबाद गोंडा बहराइच। वज्ज का देख लीजिए, विदेह एवं मिथिला कह सकते हैं। हाँ, वैशाली, वज्ज, विदेह, मिथिला या वैशाली कह सकते हैं, वैशाली भी लिखते हैं, वैशाली वाला क्षेत्र था ना, विदेह, मिथिला, मिथिला। आगे लिख लिए वैशाली व उत्तर बिहार के जिले, वैशाली
व उत्तर बिहार के जिले इसमें आते थे वज्जी संघ में। वैशाली व उत्तर बिहार के जिले, वैशाली व उत्तर बिहार के जिले। मल्लों की राजधानी कहाँ थी? कुशावत या कुशीनगर? कुशीनगर परगना जी, इसी को कुशावत भी कहते हैं। हाँ, पुराना नाम कुशीनगर परगना, तो उसका नाम हो गया है कुशावती या कुशीनगर। कुशावती, कुशीनगर। ये कुश से संबंध था क्या? लौकुश से। सुल्तानपुर को कहते हैं ना कुशनगर। अभी क्या नाम रख दिए हैं? नया नाम कुछ बदला सुल्तानपुर को? हाँ, क्या प्रस्तावित है? कुशनगर। हाँ, देखिए इसमें देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर के क्षेत्र आते थे। देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर व सिद्धार्थनगर। देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर व सिद्धार्थनगर। देवरिया, कुशीनगर, बस्ती, गोरखपुर व सिद्धार्थनगर। चेदी देखिए बुंदेलखंड का इलाका है जी। वेरी गुड। शक्तिमती इसकी राजधानी थी, शक्तिमती। बुंदेलखंड समझ रहे हैं ना? हाँ, यहाँ पानी के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम। बुंदेलखंड, शक्तिमती। वत्स जनपद जो था वो इलाहाबाद, मिर्जापुर, कौशाम्बी मिलाकर था। इसकी राजधानी भी कहाँ थी? कौशाम्बी। राजधानी कहाँ थी? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। वर्षावास किया करते थे ना यहाँ पे बुद्ध भगवान। इलाहाबाद, मिर्जापुर वाला क्षेत्र पूरा था। कौशाम्बी। कुरु, कुरु की इंद्रप्रस्थ, हरियाणा, दिल्ली। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, हरियाणा व दिल्ली का यमुना के पश्चिम में स्थित क्षेत्र। दिल्ली यानी यमुना के पश्चिम में स्थित क्षेत्र। हरियाणा दिल्ली लिख लीजिए, बहुत है। कुरु का इंद्रप्रस्थ हो गया। पांचाल देखिए, हाँ, पांचाल, उत्तरी पांचाल, इसमें दो थे, दक्षिणी पांचाल और उत्तरी पांचाल। उत्तरी पांचाल की राजधानी अधिक्षत्रा थी जी। इसका हरियाणा दिल्ली वाला क्षेत्र भाई। उत्तरी पांचाल की राजधानी अधिक्षत्रा थी। अधिक्षत्र। और दक्षिणी पांचाल की अधिक्षत्र। कन्नौज नहीं है इसको। अधिक्षत्र, अधिक्षत्रा या अधिक्षत्र। आधा चा भिक्षा में लगा है। कुछ भी लिख लीजिए, जानकारी होनी चाहिए। ये देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र था, इधर बरेली से आगे वाला। हाँ, फर्रुखाबाद क्षेत्र, बरेली वाला लिख लीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र। विराटनगर। मत्स्य, मत्स्य मीन्स मछली जी। विराटनगर ये अलवर, भरतपुर व जयपुर और ब्रजमंडल का कुछ क्षेत्र उत्तर प्रदेश का आता है। अलवर, भरतपुर, जयपुर। अलवर, भरतपुर, जयपुर नहीं दिख रहा है? ऊपर लिख दें,
मत्स्य का विराट नगर लिख लो, विराट नगर। विराट कोहली जानते नहीं, नगर इसमें लिख लो, विराट नगर। विराट नगर। अलवर भरतपुर जयपुर, अलवर भरतपुर जयपुर, अलवर भरतपुर जयपुर, ये अभी तो वहाँ के डिस्ट्रिक्ट है ना। अलवर भरतपुर जयपुर। जयपुर में क्या है? हवा में है। और जंतर मंतर। वेरी गुड। किसने बताया? पीठ ठोको, पीठ शाबाशी दीजिए भाई। हाँ, किसने बनवाया था जंतर मंतर? हाँ हाँ, सवाई राजा जय सिंह, सवाई राजा जय सिंह। हाँ हाँ, मान सिंह नहीं, सवाई राजा जय सिंह द्वितीय। उन्होंने 5 जगह पे बनवाया था। एक जयपुर में, तब कौन थे? सवाई राजा जय सिंह द्वितीय, देख कर आइएगा। हाँ, और कहाँ हमारे थे? जहाँ पे जाके लोग धरना प्रदर्शन करते हैं। हाँ, वाराणसी में भी बनवाए थे भाई। और कहाँ पे बनवाए थे? मथुरा में। और कहाँ पे? चलिए ये बाद में बताएंगे। आइए, मत्स्य हो गया। सूरसेन, सूरसेन, हाँ, सूरसेन का। और वही ब्रजमंडल वाला क्षेत्र, ब्रजमंडल वाला क्षेत्र लिख लीजिए। कृष्ण नगरी, सूरसेन, मथुरा, ब्रजमंडल का क्षेत्र। अस्मत, पोतन या पोटली, अस्मत, पोतन या पोटन या पोटन, जो भी लिख लीजिएगा, या पोटली। हाँ, कहाँ पे था? अभी लिखवा दिए थे। हाँ, दक्षिण भारत, गोदावरी नदी। वेरी गुड। नर्मदा व गोदावरी नदियों के मध्य का क्षेत्र, नर्मदा व गोदावरी नदियों के मध्य का क्षेत्र, नर्मदा व गोदावरी नदियों के मध्य का क्षेत्र। गोदावरी पे क्या लगता है? कुंभ का मेला। अवंती देखिए, इसमें भी 2 थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी, हाँ, उत्तरी अवंती की कहाँ थी? और दक्षिणी अवंती की? उत्तरी की बताइए। उज्जैन या उज्जैनी, उज्जैन या उज्जैनी। और दूसरे की महिष्मती थी, महिष्मती या माहिष्मती। उज्जैन या उज्जैनी, कुछ भी लिख लीजिए जी। हाँ, वही महिष्मती। हाँ, पता नहीं भाई, फिल्मों में दिखाया गया है ना। कौन सी फिल्म है? जी जी जी, वही था, उतरे का मामला था।
महिष्मति, दक्षिणी अवंती महिष्मति, उत्तरी अवंती उज्जैनी। मालवा क्षेत्र था। मालवा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में। उसमें तो दक्षिण भारत में दिखाया गया है सर, बाहुबली में। हाँ, साम्राज्य पूरा दिखाया यहाँ से लेकर यहाँ। अच्छा, जो भी हो, मालवा, मालवा क्षेत्र लिख लीजिए, मालवा एमपी वाला क्षेत्र। समझ में आ रहा? आगे गांधार, तक्षशिला। तक्षशिला हाँ पाकिस्तान वाला क्षेत्र है। गांधारी यही की थी ना, मामा शकुनी, याद आ रहे हैं? पाकिस्तान का पूर्वी व अफगानिस्तान का पूर्वी क्षेत्र। पाक क्षेत्र लिख लीजिए, पाकिस्तान का क्षेत्र गांधार। कंबोज लिखिए, हाँ नाटक। ये भी एक हजारा जिला पड़ता है। कहाँ पे? हाँ, पाकिस्तान में। कंबोज नाटक। तो उपयुक्त राज्य देखा जाए तो दो प्रकार के थे, राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक व्यवस्था शुरू होती है भाई, जब आपाधापा मची तो राजा होना स्वाभाविक था। जो मजबूत होता था जिस क्षेत्र में, उसको अपना राजा मान लेते थे और उसको क्या देते थे? टैक्स के रूप में, कर के रूप में अनाज। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था आई, लेकिन कहीं कहीं गणतंत्रात्मक व्यवस्था भी थी। समझ रहे हैं जी? तो दो प्रकार के थे, राजतंत्रात्मक राज्य एवं गणतंत्रात्मक राज्य। जिसमें देखिए अंगमगध, काशी कौशल, चेदी आपका था, वत्सकुल, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार तथा कंबोज, ये सब राजतंत्रात्मक राज्य थे। जबकि वज्य और मल, कौन कौन से? वज्य और मल क्या थे? गणतंत्रात्मक थे भाई। हाँ, लोगों का शासन चलता था। वज्य और मल ऐसे लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। वज्य और मल गणतंत्रात्मक थे। ऐसे राज्यों का शासन राजा द्वारा न होकर गण अथवा संघ द्वारा संचालित होता था। समझ रहे थे? जैसे सभा और समिति क्या करती थी? राजा पर अंकुश लगाने का कार्य करती थी ना। हाँ, सेम इसी तरह से इसमें कहा गया है, गण अथवा संघ द्वारा इनका शासन संचालित होता था। आधुनिक काल में गणतंत्र प्रजातंत्र का समानार्थी है। जैसे आज तक जो है, आजकल क्या चल रहा है? प्रजातंत्र चल रहा है ना। सेम इसी तरह का लोगों का चूंकि शासन हुआ करता था। प्राचीन काल के गणतंत्र को आधुनिक अर्थ में कुलीन तंत्र या निरंकुश तंत्र कह सकते हैं, क्योंकि इसमें शासन की शक्ति संपूर्ण जनता के हाथों में ना होकर किसी कुल विशेष के प्रमुख व्यक्तियों के हाथ में होती थी। इन 16 महाजनपदों का संक्षिप्त परिचय हमने आपको बता दिया। गणतंत्रात्मक में आपको वज्य और मल मिलेंगे, बाकी सब ज्यादातर राजतंत्रात्मक ही थे उस समय। तो देखिए, अंग के बारे में अगर बात की जाए तो उत्तरी बिहार का आधुनिक भागलपुर तथा मुंगेर जिला आपको हमने बता दिया। इसकी राजधानी कहाँ थी? चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम लिख लीजिए, मालिनी था। इसका प्राचीन नाम क्या था? मालिनी था जी, मालिनी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था। अंग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। लिख लीजिए ये बात। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था।
मालिनी, हेमा मालिनी वाला, हाँ मालिनी था। हाँ, अंग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। अंग का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। हाँ, इसकी गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की जाती थी। इसकी गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की जाती थी। इसकी गणना बुद्धकालीन 6 बड़े नगरों में की जाती थी। यहाँ का शासक कौन था? ब्रह्मदत्त। लिख लीजिए, शासक ब्रह्मदत्त। शासक ब्रह्मदत्त कभी कभी मैचिंग के लिए आता है ना। हाँ, शासक ब्रह्मदत्त था। कालांतर में बिंबिसार ने अंग को जीतकर, कालांतर में मतलब आने वाले समय में, कुछ टाइम के कालांतर में बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य का, कालांतर में बिंबिसार ने, अभी पढ़ाएंगे हरिहंक वंश, बिंबिसार ने अंग को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। और बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजात। हाँ, और वह प्रतिनिधि के रूप में वहां शासन करने लगा जब बिंबिसार ने अंग को मगध साम्राज्य में मिला लिया। मगध चूंकि शक्तिशाली था ना। हाँ, इस नगर के निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। इस नगर के निर्माण की योजना प्रसिद्ध वास्तुकार महागोविंद ने की थी। महागोविंद। मगध का उत्कर्ष अभी हम आपको पढ़ाएंगे। काशी के बारे में लिख लीजिए। वरुणा एवं 80 नदियों के मध्य स्थित, वरुणा एवं 80 घाट के तीर, याद आ रहा है? तुलसीदास वाला। हाँ, वरुणा एवं 80 नदियों के मध्य स्थित वाराणसी, अरे भाई काशी के बारे में जरा से लिख लीजिए। काशी। हाँ, वरुणा एवं 80 नदियों के मध्य स्थित वाराणसी इस महाजनपद की राजधानी थी। किस महाजनपद की? हाँ, काशी महाजनपद की राजधानी थी। बनारस का नामकरण वहां के राजा बानर के नाम पर हुआ था। बनारस का नामकरण वहां के राजा बानर के नाम पर हुआ था जी। बानर मंकी के नाम पर हुआ था। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था। यहाँ का सबसे शक्तिशाली राजा ब्रह्मदत्त था, जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। जिसने कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। तो ये सबसे प्राचीन नगरी में इसका वर्णन होता है, अयोध्या और काशी का विशेष तौर पे। और इसका देखिए, कौशल के राज्य से हमेशा संघर्ष चलता रहता था। अंततोगत्वा इसे मगध साम्राज्यवादी व्यवस्था का शिकार बनना पड़ा।
अजातशत्रु के समय में इसे मगध में मिला लिया गया। लिख लीजिए, अजातशत्रु के समय में इसे मगध में मिला लिया गया। अजातशत्रु के समय में इसे मगध में मिला लिया गया। कौशल के बारे में देख लीजिए। देखिए, बुद्ध के समय में, कौशल में लिख लीजिए, बुद्ध के समय में यह महाजनपद, बुद्ध के समय में यह महाजनपद 2 भागों में विभाजित हो गया। बुद्ध के समय में यह महाजनपद 2 भागों में विभाजित हो गया। उत्तरी भाग की राजधानी साकेत, उत्तरी भाग की राजधानी साकेत एवं दक्षिणी भाग की राजधानी श्रावस्ती थी। जी, जो दक्षिणी की श्रावस्ती। अजातशत्रु ने कौशल को भी मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने कौशल को भी मगध में मिला लिया। वज्र के बारे में लिख लीजिए। वज्र मगध के पड़ोस में स्थित वज्र संघ 8 कुलों का एक संघ था। मगध के पड़ोस में स्थित वज्र संघ 8 कुलों का एक संघ था। 8 कुलों का एक संघ था। 8 कुलों का एक संघ था। इसकी राजधानी विदेह मिथिला थी ही, जानते हैं। लिख लीजिए आगे। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। लिच्छवियों की, इसी में से 8 कुलों में से लिच्छवी भी थे ना। विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक, वज्र आदि में लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी। शॉर्ट में लिखिए, जो अपने समय का एक महत्वपूर्ण नगर था। लिच्छवियों की राजधानी वैशाली थी, जो अपने समय का एक महत्वपूर्ण नगर था। गौतम बुद्ध स्वयं वैशाली गए थे। गौतम बुद्ध स्वयं वैशाली गए थे और वहाँ की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। वहाँ की प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अजातशत्रु ने वैशाली को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने वैशाली को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु ने वैशाली
को मगध में मिला दिया। अजातशत्रु बहुत बड़ा साम्राज्यवादी शासक था, उसने बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया बिंबिसार के बाद। मल्लों के बारे में जरा सा देख लीजिए। मल्लों की बात करें तो कहाँ पड़ता है? कुशीनगर, कुशावती, गोरखपुर वाला क्षेत्र, बस्ती, गोंडा, बहराइच। देखिए, देवरिया गोरखपुर क्षेत्र मल्ल क्षेत्र के दो भागों में बटा था, जिसकी एक राजधानी कुशावती कुशीनारा और दूसरी की राजधानी पावा थी। हाँ, इसमें देखिए, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण, कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण एवं पावा में कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण एवं पावा में महावीर का, हाँ जी, और पावा में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। कुशीनारा में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण एवं पावा में महावीर को निर्वाण प्राप्त हुआ। ये बाद में इसको भी मगध में मिला लिया गया, छोड़ दीजिए। चेदी देखिए, राजधानी कहाँ थी? शक्तिमती जी। लिखिए, महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था। शिशुपाल, जिसकी गर्दन उड़ा दिए थे भगवान कृष्ण। हाँ, जैसे 100 गाली त्रास किए, उनका जो है चक्र सुदर्शन चल गया। महाभारत काल में यहाँ का शासक शिशुपाल था। वत्स के बारे में देख लीजिए। वत्स कहाँ पर है? कौशाम्बी का यमुना के किनारे पर स्थित था, इलाहाबाद मिर्जापुर वाला क्षेत्र। राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वत्स जनपद की राजधानी कहाँ थी? कौशाम्बी। वर्तमान इलाहाबाद एवं कौशाम्बी वाला क्षेत्र था। लिखिए, यहाँ का प्रसिद्ध शासक उदयन, यहाँ का प्रसिद्ध शासक उदयन था, जो भास के स्वप्नवास वदत्ता का नायक था। जो महाकवि भास के स्वप्नवास वदत्ता या वदत्तम का नायक था। स्वप्नवास वदत्तम का नायक था। इनके राजप्रसाद को आज भी आप जाकर देख सकते हैं कौशाम्बी में, यमुना जी के तट पर। उदयन का राजप्रसाद आप आज भी जाकर देख सकते हैं कौशाम्बी में, बना हुआ, खुदाई हुई थी ना वहाँ पे। कथा सरित सागर के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि उदयन पांडव परिवार से संबंधित था। पांडव परिवार से संबंधित है। उदयन जो था, कथा सरित सागर में ऐसा वर्णन मिलता है कि यह पांडवों के परिवार से संबंधित था। समझ रहे हैं जी। बाढ़ के कारण उदयन पांडव परिवार से संबंधित था। बाढ़ के कारण
जब कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर नष्ट हो गई, बाढ़ के कारण जब कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर नष्ट हो गई, तब निचक्षु नामक राजा के निचक्षु नामक राजा के कौशाम्बी में स्थित निचक्षु नामक राजा के कौशाम्बी में राजधानी स्थापित की। यानी कि यहाँ पर पहले निचक्षु का शासन था, तो बाढ़ के कारण ये लोग यहाँ आ गए। निचक्षु नामक राजा के कौशाम्बी में राजधानी स्थापित की। और कौशाम्बी किस लिए प्रसिद्ध है? एक लाइन पढ़ाइए। कौशाम्बी से श्रेष्ठी घोषिता द्वारा, घोषिताराम विहार भी वहाँ मिलेगा आप देखने को, आप जाएंगे तो। कौशाम्बी से श्रेष्ठी व्यापारी था भाई, श्रेष्ठी कौशाम्बी से श्रेष्ठी घोषित द्वारा निर्मित विहार वही घोषिताराम के नाम से विख्यात है। घोषित द्वारा, श्रेष्ठी का नाम था घोषित, और बिहार किसके लिए बनवाया था? बौद्ध भिक्षुओं के लिए। और स्वयं महात्मा बुद्ध भी वहाँ वर्षावास किए थे ना। भगवान महात्मा बुद्ध घोषिताराम विहार में रुकते थे वर्षाकालीन समय में, जैसे इस समय में। घोषित द्वारा निर्मित विहार तथा उदयन के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। मैं वहाँ गया भी हूँ। उदयन के राजप्रसाद के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। कुरु के बारे में बता दिया गया। इंद्रप्रस्थ, मेरठ और दिल्ली वाला क्षेत्र। पांचाल के बारे में देख लीजिए। रुहेलखंड के, पांचाल में लिख लीजिए, बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद जिलों को, रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर प्राचीन पांचाल महाजनपद का निर्माण होता था। फर्रुखाबाद, बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर रुहेलखंड के बरेली, बदायूं एवं फर्रुखाबाद जिलों को मिलाकर प्राचीन पांचाल महाजनपद का निर्माण होता था। यह भी दो भागों में बटा था, बता दिए। उत्तरी पांचाल है छत्रा, दक्षिणी पांचाल कांपी में लिखे हैं जी। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। और द्रौपदी क्या थी? इसी राज्य की कन्या थी ना। कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर इसी राज्य में स्थित था। द्रौपदी इसी राज्य की कन्या थी। कुरु में एक लाइन अगर लिख लीजिए, कुरु वाले में थोड़ा इंपॉर्टेंट है।
बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। इसमें लिख लीजिए पूर्व में, बुद्ध के समय, कभी कभी पूछ लेता है, बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। कौरव्य था, पहले यहाँ राजतंत्रात्मक था, बाद में गणतंत्रात्मक हो गया। पूर्व कौरव्य था। मत्स्य जनपद में देख लीजिए, मत्स्य भी मगध राज्य का अंग बन गया था। विशेष कुछ नहीं है। विराट नगर थी इसकी राजधानी, और इस विराट नगर की स्थापना राजा विराट ने की थी। समझ रहे हैं? राजा विराट ने की थी, और मत्स्य भी मगध साम्राज्य के अंग बन गया। कालांतर में मत्स्य भी मगध साम्राज्य का शिकार हो गया। शूरसेन, मथुरा वाला क्षेत्र, बुद्ध के समय में शूरसेन का राजा जो था, अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित था। लिख लीजिए, बुद्ध के समय में यहाँ का राजा अवंती पुत्र था, जो बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित था। जो बुद्ध के उपदेशों से बहुत प्रभावित था। अवंती गोदावरी तट पर दक्षिण भारत में स्थित है। अस्मक जो है अवंती का शिकार हो जाता है। अवंती जो है मालवा वाला क्षेत्र है, और यह भी दो भागों में बटा था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी यानी उज्जैन, और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। बौद्ध धर्म से प्रभावित इस महाजनपद को शिशुनाग ने मगध में मिला लिया था। लिख लीजिए, बौद्ध धर्म से प्रभावित, अवंती में लिखिएगा, इस महाजनपद को, बौद्ध धर्म से प्रभावित इस महाजनपद को शिशुनाग ने मगध में मिला लिया था। बौद्ध धर्म से प्रभावित इस महाजनपद को यानी अवंती को शिशुनाग ने मगध में मिला लिया था। गांधार देखिए, इसकी राजधानी कहाँ थी? हाटक। हाँ, इसमें यह था कि यह क्षेत्र वर्तमान रावलपिंडी एवं पेशावर में स्थित है। इसकी राजधानी हाटक थी। कौटिल्य ने कंबोज राज्य को वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा है। लिख लीजिए, कौटिल्य ने कंबोज राज्य को वार्ता शास्त्रोपजीवी, लिखवा दीजिए, वार्ता शास्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी, वार्ता शस्त्रोपजीवी, चला जाएगा इसका, वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा था। इसने कौटिल्य ने। वार्ता शास्त्रोपजीवी कहा था। और कंबोज राज्य जो था, कंबोज राज्य किसके लिए प्रसिद्ध था? घोड़ों के लिए। लिख लीजिए, कंबोज राज्य श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। कौटिल्य ने कंबोज राज्य को क्या कहा था? वार्ता शास्त्रोपजीवी। हो गया।
हाँ, आगे लिखे कंबोज राज्य श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। हाँ, श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था। तो अगर बौद्ध साहित्य को देखा जाए तो बुद्ध कालीन 16 महाजनपदों में 4 सर्वश्रेष्ठ राज्य देखने को मिलते हैं। कौन कौन? मगध, वत्स, कोसल और अवंती। ये जो है 4 शक्तिशाली राज्य हुआ करते थे, मगध, वत्स, कोसल और अवंती। बुद्ध कालीन का राज्य कौन कौन से थे भाई? ये हमने आपको शुरू में बताया भी था। कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य जो स्वयं भगवान बुद्ध इसी वंश से थे, रामग्राम के कोली और पिप्पलीवन के मोरी, अलकप के बुली, केशकुट के कलाम, सुरसागिरी के भट्ट और वैशाली के लिच्छवी। गणतंत्रात्मक राज्यों को गणसंघ भी कहा गया है। बौद्ध ग्रंथों से ज्ञात होता है कि बुद्ध के समय ऐसे बहुत से गणतंत्रात्मक राज्य थे, उनमें से कुछ ये मुख्य थे, यानी कि कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, कपिलवस्तु के शाक्य, रामग्राम के कोली, पिप्पलीवन के मोरी, अलकप के बुली, केशकुट के कलाम, सुरसागिरी के भट्ट और वैशाली के लिच्छवी। लिखना चाहेंगे क्या? आइए मगध साम्राज्य शुरू करते हैं। टाइम हो गया? हाँ, 1 मिनट बचा है ना, देख लीजिए आपका कितना इंटरेस्ट है। देखिए हर्यंक वंश से शुरुआत होती है, लिखवा नहीं रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। हर्यंक वंश 545 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक आपका रहा है। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार ने हर्यंक वंश की नींव डाली। 545 से 493 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया और इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज या राजगृह जी। और यह जो है बिंबिसार का उपनाम क्या था? श्रेणिक या श्रोणिक नाम मिलता है, पूछा गया है। श्रोणिक उपनाम था इसका। हर्यंक वंश कुल के लोग नागवंश की एक उपशाखा थे। किस वंश की? नागवंश की उपशाखा थे। इसने कोसल एवं वैशाली के राज परिवारों से वैवाहिक संबंध स्थापित किया। किसने? बिंबिसार ने। और उसकी पहली पत्नी कोसल देवी प्रसेनजीत की बहन थी, जिससे उसे काशी नगर किसमें मिल गया? दहेज में। समझ रहे हैं? हाँ, इस तरह से उसकी दूसरी पत्नी जो चलना थी वैशाली के लिच्छवियों की, लिच्छवी चेटक की बहन थी। इसके पश्चात उसने मद्र देश यानी कुरु के समीप की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया। कई शादियां किया है बिंबिसार जी, और साथ में अपना विवाह कर मद्रों का सहयोग भी प्राप्त कर लिया। इस तरह से देखिए हर्यंक वंश मजबूत होता। हर्यंक वंश जो है मगध को बहुत शक्तिशाली बना देता है। और बिंबिसार के बाद जब अजातशत्रु आता है तो यह चूंकि साम्राज्यवादी था, इसने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने अगल पड़ोसियों को जो है मेंटेन किया था। लेकिन अजातशत्रु अपने रिश्तेदारों को भी जीत लेता है बाद में। हाँ, पढ़े होंगे ना? हाँ, तो चलिए कल इसको देखा जाएगा। आप लोग भी पानी वगैरह भी पिएंगे।